25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाई? इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या क्यों और कैसे की? नेशनल इमरजेंसी पूरे 21 महीनों तक चली। लाखों लोगों को बंदी बनाया गया, जेल में जबरदस्ती ठूसा गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ओपोजिशन के लीडर्स और राजा महाराजाओं को भी जेल में डाला गया। ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? 28 जून 1975 में इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज ही ब्लैंक है। इसके पीछे की वजह थी नेशनल इमरजेंसी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसके 4 स्तंभ है और चौथा स्तंभ है मीडिया। और इस नेशनल इमरजेंसी में मीडिया की सारी पावर छीन ली गई थी। जी हाँ, ये वही इमरजेंसी है जिसमें भारत के संविधान की पूरी तरीके से हत्या कर दी गई थी। 26 जून 1975 की सुबह बाकी दिनों की तरह आम नहीं थी। लोगों की आवाज गुम हो चुकी। 26 जून की सुबह इंदिरा गांधी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे के साथ मिलकर ये प्लान करती है कि हम लोगों को इमरजेंसी क्या है कैसे समझाएंगे। उसी सुबह 8 बजे जब लोगों ने न्यूज सुनने के लिए रेडियो चलाया तब उन्हें न्यूज एंकर की जगह इंदिरा गांधी की आवाज आई और इंदिरा गांधी ने बोला, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे। और ये सुनने के बाद पूरा देश हैरान हो गया और पिछले 8 घंटों में ना जाने क्या क्या हुआ। ये सब जानने के लिए हमें साल 1971 में जाना पड़ेगा और वहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाई गई। 1971 का इलेक्शन इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे से लड़ती है और रायबरेली की कंस्टिट्यूएंसी असेंबली से वो बहुत ही भारी वोटों से राजनारायण के सामने जीत हासिल करती है। 1971 इसी साल दिसंबर के महीने में इंडो पाक वॉर होता है जहाँ पर इंडिया की विजय होती है और इसका सारा क्रेडिट इंदिरा गांधी खुद अपने ऊपर ले लेती है। और अगले ही साल 1972 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने पंजाब, हरियाणा, बिहार की विधानसभा को समय से पहले ही रद्द कर दिया और इन सारे स्टेट्स में वापस से इलेक्शन करवाया। और इलेक्शन का नतीजा ऐसा था कि ये सारे स्टेट्स में कांग्रेस बहुत ही भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करती है। और साल 1972 में कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु को छोड़कर बाकी पूरे कंट्री में कांग्रेस पार्टी का ही राज था, वो भी भारी बहुमत के साथ। इंदिरा गांधी सब कुछ अपने हिसाब से धीरे धीरे चेंज करना चाहती थी। इस वक्त काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गई। उसके बाद उन्होंने 2 बड़े फैसले किए। पहला प्रिवेसी पर्स का खात्मा और दूसरा बैंक्स को नेशनलाइज करना। ये बात लोगों को पसंद नहीं आई। बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये चीज समझ नहीं आई, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और ये फैसला गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रद्द कर दिया। इंदिरा गांधी यहाँ पर हार गई। इंदिरा गांधी इस फैसले से खुश नहीं थी। इसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का रास्ता अपनाया। फिर उन्होंने 24th और 25th अमेंडमेंट लाया। 24th अमेंडमेंट 5 नवंबर 1971 को लाया गया, जिसमें सांसद कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकता है। और यहाँ पर इंदिरा गांधी की दूसरी हार थी। और इसके अलावा इंदिरा गांधी जिन वादों की वजह से चुनाव जीती थी वो वादे वो पूरे नहीं कर पा रही थी। पहला, देश में गरीबी बढ़ती ही जा रही थी और करप्शन अपनी पीक पर था। कई स्टेट्स में तो सूखा पड़ गया था और उसमें सबसे अहम था गुजरात। ऐसे में लोगों के बीच सरकार को लेकर गुस्सा भरता जा रहा था और 20 नवंबर 1973 के दिन अहमदाबाद के एलडी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक की खाने के बढ़ते दाम को लेकर। और धीरे धीरे ये स्ट्राइक करप्शन और महंगाई की तरफ बढ़ गई और वहाँ लोगों ने डिमांड करी कि कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर चिम्मन भाई पटेल को रिजाइन करना चाहिए और कांग्रेस को अपनी सरकार डिसॉल्व कर देनी चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी इस फैसले से नाखुश थी तो उन्होंने इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया। लेकिन वहाँ के लोगों ने जबरन नेताओं के घर में आग लगाई, उनकी गाड़ियां जला दी और इसके बाद हुआ ये कि 40 एमएलए ने रिजाइन कर दिया। ऑपोजिशन पार्टी के लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने अभी भी कोई फैसला नहीं लिया और वो अभी भी चाहती थी कि हम गुजरात में अपनी सरकार को डिसॉल्व ना करें। लेकिन इसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट। 11 मार्च के दिन मोरारजी देसाई ने आमरण अनशन की घोषणा करी और इसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने घुटने टेक दिए और गुजरात में फ्रेश इलेक्शंस के लिए बोल दिया। और अब इसी के चलते गुजरात की तरफ बिहार के स्टूडेंट्स ने भी प्रोटेस्ट किया और धीरे धीरे वायलेंट प्रोटेस्ट दंगे और स्ट्राइक में बदल गया। असेंबली का घेराव चारों तरफ से होने लगा और धीरे धीरे करते करते पूरे बिहार में दंगा फैल गया। इस आंदोलन को और पावर मिलती है जब बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर जयप्रकाश नारायण इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं। अप्रैल 1974 में जयप्रकाश यानी जेपी ने सबके सामने टोटल रिवॉल्यूशन का प्रस्ताव रखा। उसके बाद समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे में भी हड़ताल करवा दी और मई 1974 से ये आंदोलन 3 महीनों तक चला और रेलवे के करीब 1 लाख एम्प्लॉयज ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद ये आंदोलन पूरे देश में फैल रहा था, लेकिन ज्यादातर ये सिर्फ हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स और नॉर्थ इंडिया में ही सीमित था। इसके बाद के जेपी के कुछ वेल विशर्स ने कहा कि आप इंदिरा गांधी से
से जाकर फेस टू फेस बात करें और बैठकर इस पर कोई हल निकालें। और वहीं पर इंदिरा गांधी के कुछ एडवाइजर्स ने भी कहा और उनकी पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि आप जाकर जेपी से फेस टू फेस बात करें। तो साल 1974 में जेपी और इंदिरा गांधी की फेस टू फेस मीटिंग होती है और जेपी अपना प्रस्ताव रखते हैं कि आप बिहार की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दो और मैं ये वादा करता हूँ कि जेपी मूवमेंट सिर्फ बिहार तक ही सीमित रहेगा, बाकी किसी स्टेट में नहीं जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस बार ये तय कर लिया था कि अगर वो इस बार हार मानती है और अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व करती है तो वो पूरे कंट्री में एक वीक लीडर की तरह सामने आएगी। तो उन्होंने साफ मना कर दिया और जेपी मूवमेंट को एक पॉलिटिकली चैलेंज समझकर एक्सेप्ट किया और जेपी को चैलेंज किया, फरवरी 1976 के चुनाव में हमें कम्पीट करो, और जेपी ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। जयप्रकाश नारायण पूरे देश में घूम घूम कर एंटी कांग्रेस मूवमेंट चला रहे थे और बाकी के पार्टीज के लोगों को अपने एलाइज बना रहे थे। मिड 1975 तक आंदोलन से जो पॉलिटिकल टेंशन पैदा हुई थी वो डिफेंसिव होने लगी और दोनों दलों ने ये सोचा कि अब इलेक्शन होंगे और भारत को एक नई डेमोक्रेटिक सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन भारत की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड घोषित कर दिया। राज नारायण ये वही इंसान है जो राय बरेली कंस्टिट्यूएंसी से इनके अपोजिशन में लड़ रहे थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर एलिगेशन लगाए करप्ट प्रैक्टिसेस के। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी पर लगे सारे सीरियस एलिगेशन हटा दिए। छोटे छोटे 1-2 एलिगेशन रखे थे, लेकिन वो एलिगेशन एक प्राइम मिनिस्टर अवेल कर सकता था। और आजाद भारत में ये पहली बार हुआ कि किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। 22 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को कैंसिल कर दिया और उनके 6 साल तक इलेक्शन लड़ने पर रोक लगा दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 24 जून 1975 इमरजेंसी के एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज PR कृष्णन अय्यर ने ये फैसला सुनाया कि अब लोकसभा जा तो सकती है मगर आप वहाँ पर वोट नहीं कर सकते। यानी कोर्ट के फैसले के बाद जेपी मूवमेंट और तेजी से पूरे देश में बढ़ रहा था। जयप्रकाश ने बोला इंदिरा अपना पद नहीं छोड़ती तो हम पूरे देश में आंदोलन कर देंगे। और उस समय रामलीला मैदान में लगभग 5 लाख लोग शामिल थे इस आंदोलन में। अब इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि जेपी मूवमेंट की वजह से लोगों के मन में हमारे प्रति इस गुस्से से कहीं तख्ता पलट ना हो जाए। तत्काल रातों रात ये फैसला इमरजेंसी लगाने का फैसला किया। लेकिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने के पीछे कुछ और ही 3 वजह बताई। उन्होंने कहा कि जेपी मूवमेंट की वजह से भारत की सुरक्षा और लोकतंत्र में खतरा है। दूसरा, इंदिरा गांधी के विचार है कि देश में तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैकवर्ड क्लास के विकास की जरूरत है। तीसरा कारण उन्होंने ये बताया कि विदेश से आने वाली शक्तियां भारत को अनस्टेबल कर रही है और वीक कर रही है। 25 जून की रात इंदिरा गांधी ने उस समय के प्रेसिडेंट से इमरजेंसी लगाने की बात करी और उनसे फटाक से लेटर साइन करवा लिया और उन्होंने किसी से भी विचार विमर्श नहीं किया कि हमें इमरजेंसी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। इसके बाद जो हुआ वो तो हम सब जानते ही हैं। और उसी दिन शाम में जितने भी न्यूज़पेपर के ऑफिस थे सबकी बिजली काट दी गई, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। आधी रात को सोते हुए लोगों को जबरदस्ती उठाया गया, उन्हें मारा गया, न जाने क्या क्या किया गया। लाखों लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें 11,000 लोग जो कि ऑपोजिशन के लीडर्स थे या राजा महाराजा थे उन्हें भी अरेस्ट किया और जानवरों की तरह जेल में भर दिया गया। मीसा और DIR एक्ट के तहत लाखों लोगों को जेल में डाल दिया। जिनसे भी उन्हें खतरा होता वो उन्हें जेल में डाल देती, जैसे कि उस समय के बड़े लीडर्स अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, लालू प्रसाद यादव और अन्य नेता। उस समय जबरदस्ती 1 लाख लोगों की नसबंदी कराई गई और डॉक्टर्स को और टीचर्स को ये टारगेट दिया जाता था कि आपको दिन में इतने नसबंदियां तो करनी ही करनी है। इसके बाद दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को बुलडोजर की मदद से तोड़ा गया और जो भी बीच में आता उसे डायरेक्ट शूट कर दिया जाता। फिर 21 महीने के बाद 21 मार्च 1977 के दिन इंदिरा गांधी इमरजेंसी को हटा देती है और वो ये सोचती है कि अब वो इलेक्शन जीत जाएगी, मगर हुआ बिल्कुल ऑपोजिट। देश में पहली बार नॉन कांग्रेस की सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को 45 अमेंडमेंट एक्ट के तहत वापस से पावर दी गई। ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है।